अस्सलाम गाइस, वेलकम टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपका टीचर नरिंजन कुमार। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था, डेटा कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम चैप्टर 4 स्किप कर रहे हैं फॉर वाइल। हम आखिरी में करेंगे, चैप्टर 4 लाजमी करेंगे, बट अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कवर करने हैं, जिससे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें पहले पहले कंप्लीट करनी है। उसके बाद देखते हैं दूसरे चैप्टर्स को, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। इसमें हम कंप्यूटर की डिज़ाइंस किस तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं और उनके फंक्शनलिटी क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर मींस के जो सीपीयू में आप कभी कभार देखते हैं कि मदरबोर्ड में डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं, डिफरेंट कैरियर्स बने हुए हैं, पाथवेज बनी हुई होती हैं, प्रोसेसर कहाँ पे होता है, रोम्स कहाँ पे होती हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये बसेस किस तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं, अपनी डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें ये जो मदरबोर्ड में फिक्स की हुई होती हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। उसकी फंक्शनलिटी वगैरह देखना, ये सब चीज़ें आर्किटेक्चर में आती है, ठीक है। अब उसके पहले पहले हम देख लेते हैं कि रजिस्टर्स क्या हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आया हुआ है सवाल, और लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। उस हिसाब से आपको आंसर करना पड़ता है, बट मैं आपको पूरी तरीके से समझा सकता हूँ, फिर आप अपनी तरफ से आंसर दे सकते हैं एग्ज़ाम से, ठीक है। तो अब कंप्यूटर रजिस्टर में हम देख लेते हैं कंप्यूटर रजिस्टर है क्या। बेसिकली ये कंप्यूटर रजिस्टर एक मेमोरी की तरह है, बट जो मेमोरी एक होती है, हमारे पास रोम है, एक रैम है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। उसमें अब ये रजिस्टर क्या करता है, जो हमारे जो प्रोसेस हो रही हैं चीज़ें, मींस के जो हम काम कर रहे हैं एट द राइट मोमेंट के हम कंप्यूटर पे कुछ देख रहे हैं, जैसे कि वर्ड पैड में अभी हमने कंट्रोल सी नहीं किया, हाँ ठीक है, कंट्रोल एस नहीं किया, सेव नहीं किया हमने किस चीज़ को, तो वो प्रोसेस किस में हो रहा है, चीज़ें चीज़ें जो चल रही हैं, लिख रहे हैं हम लोग, प्रोसेस हो रहा है, वो रजिस्टर्स में जा रहा है, ठीक है। वो जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो प्रोसेस होने वाली है, हम प्रोसेस अगर हमें सही लगा तो हम कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो चीज़ें सेव हो जाएंगी, ठीक है। फिर वो जाके मेमोरी में सेव होंगी, मीन्स जहाँ जब तक टेम्परेली जो वो चीज़ें स्टोर हो रही हैं वो रजिस्टर्स में हो रही हैं, मीन्स कि वो जो टू बी प्रोसेस वाला प्रोसेस है ना, तो वो स्टोर जो मेमोरी स्टोर करवाता है वो रजिस्टर करवाता है, ठीक है। तो इसलिए हम रजिस्टर यूज़ करें, रजिस्टर का बड़ा यूज़ होता है इसलिए, ठीक है। और इसको हम डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने के लिए भी यूज़ होता है, ये बहुत जगह पे भी यूज़ होता है। और इसकी जो फंक्शनलिटी किस तरीके से होती है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें जो मैं फंक्शनलिटी डिस्क्राइब करूँगा, इसमें फेच साइकिल भी आता है, एग्जीक्यूशन साइकिल भी आता है, जो कि पूछ लेता है एग्ज़ाम में कभी कभार, मतलब एक डिफ़ाइन कर ऐसे पूछ लेता है कि डिफ़ाइन फेच साइकिल, डिफ़ाइन एग्जीक्यूशन साइकिल, डिफ़ाइन डिकोड, मीन्स कि ये फंक्शनलिटी, ये उसके प्रोसेस हैं, ये 3 प्रोसेस के बेस करता है जिससे वो काम करता है, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं फेच साइकिल क्या करता है, ठीक है। अब फेच साइकिल क्या करता है, जो ऑपरेशन हमने करवाना है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो थी वो कहाँ पे स्टोर होती है, मीन्स कि हमने इंस्ट्रक्शन पहले, ये जो काम करता है वो जो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में जो इंस्टॉल हुई हुई हैं, जो रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई वो हमारे काम के, चलो वो उठा लिया हमने। मेमोरी में कुछ इंस्ट्रक्शंस में डेटा पड़ा हुआ है वो भी ये फेच कर लेता है, ठीक है। उन दोनों को करके फिर जब ये प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस इसको जो प्रोसेस करता है वो रजिस्टर्स के ज़रिए करता है, ठीक है। उन सारों को कंबाइन कर देता है, इसीलिए हम इसे फेच साइकिल कहते हैं, मीन्स ये फेच करता है डेटा को, ठीक है। ये फेच करता है फ्रॉम मेमोरी, फ्रॉम अदर स्टोरेज डिवाइसेस, ही गेट्स डेटा एंड देन ही कंबाइंड ऑल डेटा, मीन्स इस तरीके से वो कंबाइन करता है, फिर रजिस्टर के ज़रिए कंबाइन करके फिर आगे फिर वो दूसरा प्रोसेसर स्टार्ट हो जाता है, फिर उसको डीकोड करता है, जो प्रोसेसर सीपीयू का है वो उसको डीकोड करना शुरू करता है। डीकोड किस तरीके से करता है कि मीन्स के वो डीकोड इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन उसमें गिवन है उस पर ऑपरेट करना शुरू कर देता है, मीन्स कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में लाना, परफॉर्म करने में वो करने शुरू कर देता है, मीन्स कि उसके लिए क्या किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा वो सारी चीज़ें कर लेता है और प्रोसेस पूरा अप्लाई कर लेता है, ठीक है।
उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन साइकिल। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि वो जो चीज़ें हैं तो उसने डिकोड की, उसमें परफॉर्म, उसने देखा कि ये चीज़ें इस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट करना है। फिर जब वो एग्जीक्यूटेबल हो जाता है फिर वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, जो रिजल्ट उसके पास आ रहा होता है वो फिर डिस्प्ले करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जो उस डिस्प्ले करने से पहले वो मेमोरी में स्टोर करवा देता है उस चीज़ों को, ठीक है। तो ये होता है, ये 3 प्रोसेस के ज़रिए ये काम करता है, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पे। अब टाइप्स क्या हैं कंप्यूटर रजिस्टर्स की, अब देख लेते हैं कंप्यूटर रजिस्टर्स की टाइप क्या है, ठीक है। अब पहले ही जो आती है वो जनरल पर्पज़ रजिस्टर है। अब मैं थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लूँगा इसकी, थोड़ी सी आपको ब्रीफ हो जाएगी इसमें। The general purpose register may be used as a temporarily storing data. This register is also known as programmable register. It may be programmed by the user with the help of instructions. Means ये कह रहा है कि ये चीज़ें जो ये जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, ये जो स्टोर करवाते हैं, ये प्रोग्रामेबल रजिस्टर होते हैं। मीन्स कि जो हम टाइप कर रहे होते हैं, बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस हेल्प दे रहे होते हैं, वो बिल्कुल स्टोर हो रहे होते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर्स में, जाके वो स्टोर हो रहे होते हैं टेम्परेली। ये हम टाइप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वर्ड में टाइप कर रहा हूँ कुछ प्रोग्रामेबल, मतलब कुछ प्रोग्राम कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो वो फ़िलहाल के लिए उसमें स्टोर हो रहा होता है जनरल पर्पज रजिस्टर में, ठीक है। एक ये टाइप हो गई। उसके बाद आती है एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर क्या है, एक्यूमुलेटर आपने देखा होगा कि जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं, वो ये एक्यूमुलेटर की जो ये खासियत है, जो चीज़ें हो रही हैं जैसे कि साइंस वगैरह, ये सब चीज़ें एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स में जाके ये परफॉर्म करवाता है। मीन्स कि उसके पास साइंस होती है, वो जो इंडिकेट करता है चीज़ों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आती हैं जैसे कि कैरी इंडिकेट करती है कि आपने एडिशन लिए, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ज़ीरो इंडिकेट करता है कि आंसर जो आपका आ रहा है वो कोई ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो है। इस तरीके से एक्यूमुलेटर काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर। अब मेमोरी बफर रजिस्टर क्या है, इसमें पढ़ लेते हैं। दिस रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी डेटा रजिस्टर। इट इज़ यूज टू होल्ड वन वर्ड बींग स्टोर्ड और रिटायर्ड बाय द मेमोरी और लोकेशन करंटली बींग एड्रेस बाय मेमोरी एड्रेस लोकेशन, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि इसको हम मेमोरी डेटा रजिस्टर भी बोलते हैं, कि जो कि होल्ड करता है चीज़ों को, ठीक है, उसको होल्ड करता है फिर, और जो अपनी करंट लोकेशन पे होल्ड करता है, ठीक है, ठीक है। इसकी जो परमानेंट एड्रेस होता है, टेम्परेरी एड्रेस होता है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस होता है, उस लोकेशन पे ये स्टोर करता है अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गया मेमोरी बफर रजिस्टर। उसके बाद आता है कि उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर। दिस रजिस्टर होल्ड्स एक्चुअल इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड करंटली बाय द कंप्यूटर। मीन्स के ये चीज़ें, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये काम करता है कि जो चीज़ें एग्जीक्यूट होने वाली हैं, मीन्स जो चीज़ें मतलब एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं, तो उन चीज़ों को जो स्टोर करता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करता है। हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई, अब एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, तो इसलिए होता है, इसके लिए होता है, ठीक है। और दूसरा हम देख लेते हैं अब। तो ये फ़िलहाल के लिए तो इतनी जो ये रजिस्टर की टाइप्स हैं मैंने बता दी हैं। बाकी मज़ीद अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें बुक में गिवन है, ठीक है, तो आप उसमें जाएंगे तो आपको मिलेंगे, ठीक है, रजिस्टर की टाइप्स। अब आगे देख लेते हैं कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मीन्स कि कंप्यूटर, एक पूरा कंप्यूटर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, मीन्स कौन सी चीज़ें हैं कि एक कंप्यूटर बन जाए, मेरे पास कंप्लीट कंप्यूटर हो, ठीक है। अब वो देख लेते हैं, उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। अब इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, मीन्स अगर ये 4 चीज़ें आपके पास हैं तो आपके पास कंप्यूटर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स कंप्यूटर है आपके पास। अब वो 4 चीज़ें क्या हैं, एक तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपके पास कंप्यूटर बन जाएगा, ठीक है, आपके पास होगा। तो अब इनपुट यूनिट पहले डिस्कस कर लेते हैं, इनपुट यूनिट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इनपुट यूनिट में क्या होता है कि जब आप कुछ इंटरफेस करना कंप्यूटर से, आप सीपीयू से किस तरीके से इंटरफेस करेंगे, मीन्स यूज़र किस तरीके से कंप्यूटर से बात लेगा, अपना इनपुट देगा, अपनी कुछ बातें करेगा, और जो उसको परफॉर्म करवाना है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, तो उसके लिए हमें इनपुट डिवाइसेस चाहिए। तो जस्ट लाइक कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, मीन्स के उससे हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर के, मीन्स के हम कुछ अगर कहना चाहते हैं, हम टाइप करेंगे भाई ये चीज़ ऐसे करो, तो इस तरीके से इनपुट डिवाइसेस वर्क करती है। इनपुट यूनिट होता है हमारे पास। डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं कि जैसे कि माउस वगैरह, ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं।
आप आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, जिस पे आपको रिजल्ट मिले, मीन्स कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दी हैं उनको कंप्यूटर को, वो आपको एग्जीक्यूटेबल कब होंगी, रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट कैसे मिलेगा, जो आपने बोला उस कंप्यूटर उसने किया, अब आपको पता कैसे चलेगा किस तरीके से किया उसने। तो वो आपको फिर है ना, क्या नाम है, एग्जीक्यूटेबल डिवाइसेस मीन्स के मॉनिटर पे आपको रिजल्ट शो करेगा, उसके लिए आपको मॉनिटर चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइसेस हो गई, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो रिजल्ट एग्जीक्यूट कराता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मीन्स के जो मेन दिमाग है उसका कंप्यूटर का, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स सीपीयू उसका दिमाग है कंप्यूटर का। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। अब उसमें अर्थमेटिक वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करता है। सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाता है, सेंटर कंट्रोल यूनिट आ जाता है, रजिस्टर्स आ जाते हैं, नेटवर्क मेमोरी आ जाती है, मेमोरी यूनिट आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं, वो भी उसमें होती हैं। ठीक है, तो वो आगे आगे हमारा टॉपिक भी है इस चीज़ पे, तो वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आती है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट में क्या होता है कि उसके पास एक स्टोरेज डिवाइसेस हो, मींस के कुछ स्टोर मेमोरी स्टोर कहाँ पे करेगा वो अपनी परमानेंटली, मींस के कोई आपके पास हार्ड डिस्क वगैरह हो, जिसमें वो आप जो टाइप कर रहे हैं, जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो आपको रिजल्ट एग्जीक्यूटिव मिल रही है, तो आप कहाँ पे स्टोर करेंगे? आपको मतलब एक संभाल के रखनी है वो काम की चीज़ें, आपको बाद में चाहिए तो आप उसको स्टोर करवा सकते हैं। इसलिए मेमोरी भी एक परमानेंट एक कंपलसरी यूनिट है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। ये चार चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो कंप्यूटर आपके पास तैयार हो जाएगा और आप यूज़ करने के काबिल होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है बसेस। बसेस क्या होती हैं? बसेस मीन्स कि जब आपके पास सीपीयू है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया चार यूनिट है, ये चार यूनिट एक दूसरे से कनेक्ट कैसे कर पाएंगी? ये कनेक्ट कर पाएंगे बसेस के ज़रिए कनेक्ट करती है। मीन्स के बसेस एक पाथवेज हैं। पाथवेज मीन्स कि दोनों का इन सब का रास्ता है, एक रास्ता है। मीन्स के जैसे कि मैं कराची से हैदराबाद जाना है, मैं किससे कैसे जाऊँगा? मेरे पास रोड होंगे, बाय रोड जाऊँगा, बाय रोड मेरे को हाईवे से गुजरना पड़ेगा, एक रूट है मेरे लिए। तो इन रूट्स को बोलते हैं बसेस। मीन्स वो रूट्स जो कनेक्ट करता है सबको, वो रूट्स बसेस होते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट बसेस आ जाते हैं, डिफरेंट अभी टाइप्स ऑफ बसेस भी आ जाते हैं। मीन्स के जो कनेक्ट बसेस, तो आपको समझ में आ गई, कनेक्शन किसी चीज़ को तो किसी दो मतलब एक सेंटर प्रोसेसर को किसी यूनिट के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, उसे उस पाथवेज को हम बसेस कहते हैं। ठीक है, अब उसकी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ बसेस हैं। अब 3 टाइप की बसेस आती हैं। ठीक है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। अब देख लेते हैं एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस क्या करती है। ठीक है, अब एड्रेस बस का काम क्या है? एड्रेस बस का काम ये है कि माइक्रो कंप्यूटर को जो एक परमानेंट एड्रेस, जो डेटा उसमें ट्रांसफर हो, उसको एक परमानेंट एड्रेस देना, उसको एक परमानेंट एड्रेस पे सेव करवाना चीज़ों को। ठीक है, और बेसिकली जो कि रीडेबल हो और राइटेबल भी हो। ठीक है, और ये मैं एक और बात बता दूँ, ये बस जो एड्रेस बस है ये अनडायरेक्शनल बस है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी ट्रांसमिट कर सकती है, जो कि एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकती है, माइक्रो प्रोसेसर से लेके किसी अदर डिवाइस पर। ठीक है, कोई भी अदर डिवाइस तक ट्रांसफ़र कर सकती है थ्रू बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एड्रेस बस। उसके बाद आती है डेटा बस। अब डेटा बस में क्या होता है? डेटा बस में बिल्कुल जैसे कि डेटा ट्रांसमिट होती है एक माइक्रो प्रोसेसर से दूसरे यूनिट्स में। मींस के मुझे मेरे माइक्रो प्रोसेसर से हार्ड डिस्क में मुझे डेटा ट्रांसमिट करवानी है, तो मैं किस तरीके से करवाऊँगा? डेटा बस है जो ट्रांसमिट करेगी, वाइस वर्सा। ठीक है, उसमें आउटपुट यूनिट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि ये ट्रांसमिट करती है डेटा फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर एज वेल एज टू माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी। ठीक है, दोनों तरीके से हम करवा सकते हैं। जैसे कि मेमोरी से मैं माइक्रो प्रोसेसर में डेटा ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ, और माइक्रो प्रोसेसर डेटा मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। इससे दोनों बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाती हैं कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस क्या करता है? कंट्रोल बस इन सबको सुपरवाइज़ करता है, रीडिंग वगैरह जो कि प्रोवाइड कर रहा है, सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, उनको किस तरीके से मतलब सुपरवाइज़ कर रहा है उस चीज़ों को। ठीक है, सिंपल है बस। इसकी इसकी कंप्लीट जॉब ये है कि पर्टिकुलरली कि इसको देखना है हर चीज़ सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, कनेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, बस इसका काम इतना ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर 5।
ठीक है, आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया, एक ही वीडियो में कर लिया और इतना आसान तरीके से किया है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से और सारे टॉपिक्स भी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हमने क्लियर कर लिए इसमें हैं। ठीक है, अगर मज़ीद आपको जैसे लग रहा हो कि मैं कुछ टॉपिक में शायद मैंने कुछ टॉपिक लीव भी करे हों, स्किप भी करे हों, तो आप वो बुक में पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल ईज़ी लिखा हुआ है बुक में भी। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूँ जिससे आपके जो फ़ायदेमंद हो और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आते हैं मुझे। ठीक है, तो इसीलिए आज हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। चलो, चलें चलें अब देखते हैं चैप्टर 6 में क्या है। ठीक है, चैप्टर 6 में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। और चैप्टर 6 बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर इसका बहुत यूजेज भी है, क्योंकि हम चैप्टर 4 में हम सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ पढ़ने वाले, मीन्स कि साइबर सिक्योरिटी हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से थ्रेट्स हो रही हैं जो कि आजकल रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं हैं, जो आज इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। ठीक है, तो हम अभी से इसका देख लेते हैं कंप्यूटर क्राइम्स होते क्या हैं, क्या किस तरीके से पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है, प्राइवेसी किस तरीके से रखी जा सकती है। तो इस तरीके से हम कुछ पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, आज ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ करना पड़ेगा मुझे आपको। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये और एक और मैं बता, वैसे मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपको पढ़ने हों तो आप जा सकते हैं मेरी वेबसाइट पर, तो वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको फ़ायदा हो सके इन चीज़ों का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।